नमस्कार टू एवरीवन। अभी ग्लोबल हरियाणा के मंच से हम सभी डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आपके सामने हैं। और खास बात ये है कि चाहे हम कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ये सभी स्प्रेड हैं और ये सभी फार्मर्स के बेटे हैं। और फार्मर से इनका विशेष रिश्ता है, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी के कारण ही आज हम चाहे अमेरिका में बैठे हों, चाहे हम कनाडा में हों, यूके में हों। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम हमें भी, अपने परिवार को इफेक्ट करती है, हमारी फैमिली को इफेक्ट करती है, क्योंकि वी सपोर्टिंग फार्मर ऑल टुगेदर। आज ग्लोबल हरियाणा के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन आया है, तो ये सभी का अपना अपना विचार रखेंगे कि क्या चाहते हैं, क्या हमारी फीलिंग है जो कानून जो फार्मर्स के बारे में है। विशेषकर मैं आजकल इंडिया आया हुआ हूँ और मैं जो यहाँ पे सिचुएशन देखता हूँ कि जिस ढंग से, जितने अच्छे ढंग से ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा प्रोग्राम फार्मर्स ने, वो इनक्रेडिबल है। खाना पीना रहना सहना, मतलब कमाल है। मैंने इतना ऑर्गेनाइज कभी कोई आंदोलन देखा ही नहीं था, और खासकर फार्मर्स के लिए। और अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द इश्यूज, क्योंकि ये हमारे ऊपर, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में, इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। सो मैं डॉक्टर नरेंद्र बिश्नोई हैं, जो JJU में प्रोफेसर हैं और जिनको पूरी नॉलेज है इन 3 आर्टिकल्स की। तो इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज इनका इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो देन वी विल फॉलो इट अप। डॉक्टर बिश्नोई प्लीज। सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जो सभी लोग आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं। द वे यू आर रूटेड टू हरियाणा, तो ये अपने आप में रियली वेरी इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल थिंग। The way you feel yourself connected and concerned with lot of things. I keep on talking to Mr. Balinder Singh. तो इसमें पीछे एक बार हमने कोई प्रोग्राम किया था इस कनेक्शन में, तो अब अगेन आप लोगों ने ये बड़ा टॉपिक अच्छा रखा हुआ है। तो आई एम genuinely thankful to all of you, particularly for giving me the opportunity to be with you and such an enlightened gathering who has global exposure, understand things very well. तो आपको हरियाणा का भी सेंस है, दुनिया का भी सेंस है, तो आई थिंक वी कैन हैव अ वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन ओवर हियर। अच्छा, इसमें जैसी मेरी बातचीत हुई थी और अभी मैंने जो है ज्वाइन किया 10 मिनट पहले, तो आई कुड ऑल्सो सेंस, तो आई गिव यू वन डिस्क्लेमर, एंड दैट इज आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई सेल्फ न्यूट्रल आइडियोलॉजिकली। सो मैं जो भी बात यहाँ रखूंगा आपसे, वो that would be exclusively on the basis of logic of economics. तो देखिए, प्लीज यू अप्रिशिएट, इंटरेस्टिंग बात यह है, थोड़ा लाइटर वे में बता दूं कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इनवेरेबली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पॉपुलर परसेप्शंस, जो पॉपुलर फीलिंग होती है उनके गलत जगह पे खड़े मिलते हैं। और दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड ए डिसमल साइंस, कि भाई हमेशा गलत बात करते हैं किसी के, तो इस टाइप की फीलिंग रहती है। तो मेरा यहाँ इकोनॉमिक्स का एक एनालिसिस का पर्पज रहेगा, ना कि कोई पॉलिटिकल या कोई इस टाइप का। इमोशनल भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है, सिंपली प्योर कोल्ड लॉजिक, द वे इकोनॉमिक्स फंक्शन, द वे वी अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक्स विल फंक्शन। अब पूरी लाइफ जो है वो केवल इकोनॉमिक्स से नहीं चलती, आई फुल्ली एग्री विद यू। लाइफ में हमारे इमोशन भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, तो आप लोग सारे लर्नेड पर्सन से यू अंडरस्टैंड। तो आई वुड ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ फर्स्ट टू इकोनॉमिक्स, कोल्ड लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स, and then we can also, I would also try to touch some, social or political issues, but not, beyond a point. So with these words, ज्यादा टाइम चूंकि नहीं लेना है, तो देखिए 27 सितंबर को, पहले 5 जून को 3 ऑर्डिनेंस आए थे, और उन ऑर्डिनेंस के बाद में 27 सितंबर को गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास किए थे पार्लियामेंट से। तो उसमें से पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा है फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, एंड थर्ड इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो इसमें जो ये फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज है, इसमें हम एक, जो इसके ऊपर बहुत डिबेट चली हुई है आजकल कि भाई हम जो अपनी खेती है वो
कहना चाहिए कि कॉर्पोरेट्स को देने जा रहे हैं और किसान को बहुत समस्या आ जाएगी। तो देखिए इसमें जो है बेसिकली मीनिंग इसका ये है कि अगर जो कोई कॉर्पोरेट्स आते हैं, देखिए इसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ रहे हैं। एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड ये होता है कि व्हेन आप जैसे धनखड़ साहब यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोग जानते हैं दैट वे कि 50 जो 60 जो 70s तक, इवन अर्ली 80s तक इंडिया का फूड ग्रेन में बहुत शॉर्टेज था। तो फूड सिक्योरिटी इज अ वेरी क्रिटिकल इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। तो उस वजह से गवर्नमेंट के सामने ये था, मतलब जरूरत थी कि हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाएं, जिससे कि इंडिया को इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और उसकी वजह से उन्होंने जो एक होता है कि जितना मार्केट में प्राइस होना चाहिए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्ट्रेटजी है हम सब लोग जानते हैं, उसमें हमने कहा भाई सीड जो है थोड़ा सब्सिडाइज देंगे, फर्टिलाइजर थोड़ा सब्सिडाइज देंगे, उसके बाद में हम आपको एश्योर्ड जो इनपुट्स हैं पानी की सप्लाई करेंगे तो सस्ते रेट पे करेंगे, क्योंकि इट कॉस्ट अ लॉट सोसाइटी को इन सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, इट कॉस्ट एंड सोसाइटी के रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो ये सब चीजें उस समय पे इसलिए की गई थी क्योंकि फूड ग्रेन की देश में शॉर्टेज थी और बिना फूड ग्रेन के कोई कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम डिपेंडेंस इंपोर्ट पे नहीं रख सकते थे, हमने अपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि वी हैड ग्रेट सक्सेस एंड अल्टीमेटली फूड ग्रेड में हम आते आते 90s ऑनवर्ड हम फूड ग्रेड में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, रादर वी हैव सरप्लस फूड ग्रेन टू एक्सपोर्ट। तो अब इसमें यह समस्या है कि जब हम एक बार फूड ग्रेन में सक्सेसफुल हो गए, अच्छा फूड ग्रेन इज ए वेरी इजी वे टू मैनेज द, इन एग्रीकल्चर सबसे आसान होता है फूड ग्रेन को मैनेज करना, और उसकी वजह यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी रिलेटिवली ज्यादा है, इसको हैंडल करना मैनेज करना भी आसान है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा जैसे रोज हम अखबारों में भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि बहुत बड़ा माउंटेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स कहीं पे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, कई बार बारिश भी हो जाती है तो क्वालिटी तो खराब हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फूड ग्रेन फिर भी उसका काम चल जाता है। मतलब हम उसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ टाइम लग जाए, स्टोर करने में बहुत अच्छी क्वालिटी ना मिल पाए, बट फूड ग्रेन फिर भी इतना है कि वो यूजेबल रहता है। अब जो है, जो जहां देश के सामने की नई चुनौती थी या है इस समय पे, वो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आप सभी वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे या आउटसाइड कंट्रीज में, तो इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि जब इनकम बढ़ती है तो एक मोटी मोटी बात ये होती कि डिमांड फॉर, व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय 1%, डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, लाइक जैसे आप कहें सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब की जो 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 डिमांड है दैट इंक्रीजेस बाय ऑलमोस्ट 4%। कि अगर जो हमारी 1% इनकम बढ़ रही है किसी की व्यक्ति की, तो उम्मीद ऐसी होती है कि वो फूड ग्रेन का, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, मिल्क प्रोड्यूस का 4% इंक्रीज हो जाएगा उसका डिमांड। तो अब इंडिया में हो ये रहा है कि जब, क्योंकि काफी पिछले 70 साल से हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, हम लोग कई चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि यस कंटिन्यूअसली वी हैव बीन ग्रोइंग, एंड अगर जो हम लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट 30 ईयर्स में तो डिसेंट ग्रोथ रेट है, 5-7% इज अ वेरी गुड रेट ग्रोथ का। चाइना का बेटर हो सकता है, लेकिन इंडिया इज नॉट बैड। तो उसका फर्क आता कि इनकम बढ़ने लगी। जब इनकम बढ़ने लगी तो देखिए अब फूड ग्रेन का आउटपुट ऑलरेडी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें जरूरत किस चीज को इनकरेज करने की है, दूसरी तरफ हमें इनकरेज करना है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को, मिल्क को, इन चीजों को। अब इसमें समस्या ये है जो हमें समझना पड़ेगा कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में गवर्नमेंट कैनॉट डू मच, इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है बड़ा स्लो चलना, उसमें करप्शन भी है, इनएफिशिएंसी भी है, और वो एक फॉर्मल प्रोसीजरल डिलेज भी होते हैं। बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता इसको हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को मैनेज करने के लिए। तो इसके 2-3 मॉडल्स होते हैं। एक होता है कि साहब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कर लें, कोई एफपीओ की बात कर लेते हैं, लेकिन एक जो है यहाँ पे वो है कि भाई हम कॉर्पोरेट के साथ में एग्रीकल्चर का डायरेक्ट कनेक्शन, तो हम एग्रीकल्चर का डायरेक्ट कनेक्शन करा दें। आप वो करवा लेना, मैंने भेजा था। तो उसमें जो हम डायरेक्ट कनेक्शन कराते हैं उसके लिए जरूरी है, जैसे आपने गन्ने का मॉडल देखा होगा शुगर केन में, जो लोग शुगर यहाँ हरियाणा पंजाब में रिलेटिवली कम है, यूपी में ज्यादा है, महाराष्ट्र में। तो शुगर केन में ये होता है कि किसी कॉर्पोरेट ने अपनी फैक्ट्री लगा दी और उसके बाद में उसको एरिया एक तरह से इन ए सेंस, और वहां तो अलॉटेड होता है, यहाँ अलॉटेड नहीं होगा, और उस एरिया के लोगों को वो शुगर फैक्ट्री वाले इनकरेज करते हैं कि भाई आप शुगर केन को ग्रो कीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट के बजाय शुगर फैक्ट्री की तरफ से जो स्टाफ होता है वो लोग जाके वहां पे उसको बताते हैं फार्मर को
कि भाई आप देखिए ये वाला सीड लगाइए, अब यहाँ पे ये बेटर आ गया है क्वालिटी का, इसकी हमें ज्यादा जरूरत है, इसमें हमारा जो शुगर कंटेंट है वो रिकवरी रेट बोलते हैं उसको वो ज्यादा निकलेगा, ऑल दीज थिंग्स, और ये खाद इस टाइम पे लगाइए, पेस्टिसाइड इस टाइम पे यूज कीजिए, और बाकी जो मैनेजमेंट होता है, और फिर उसको शुगर फैक्ट्री खरीदती है, उसका रेट भी डिटरमाइन हो जाता है। इट इज, अब देखिए गवर्नमेंट उसमें एक मिनिमम प्राइस तो कह देती है, सोल्ड प्राइस, लेकिन इट इज बिटवीन, कहना चाहिए कि फैक्ट्री में जो खरीदेगा और शुगर वाले में। यहाँ पे जो है अब सरकार ने कहा कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बाकी एरियाज में एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब वो कोई चिप्स बनाता, अब चिप्स वाले को अगर जो आलू खरीदना है तो एक आलू की एक पर्टिकुलर क्वालिटी होगी, जो चिप्स वगैरह बनते हैं उसकी, ऑल पोटैटो आर नॉट सुटेबल फॉर दैट, तो फॉर दैट पर्पज हमें चाहिए पर्टिकुलर वैरायटी का पोटैटो। वो पर्टिकुलर वैरायटी का पोटैटो के लिए जब कंपनी किसी फार्मर को अप्रोच करती है तो वो उसको सीड भी देगी, उसको बाकी मैनेजमेंट की टेक्निक भी देगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का बताएगी, क्वालिटी का भी ध्यान रखेगा। अब इसमें कैच ये है कि चूंकि कंपनी का ऑलरेडी डिसाइडेड ये बात है, जैसे हम आप सब समझेंगे कि वो एक मिनिमम अगर तो क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको कंपनी फिर नहीं खरीदेगी, ये तो निश्चित सी बात है। और वो हम भी समझते हैं बीइंग कंज्यूमर की, अगर जो हम कहीं जाए, मान लो कोई हम इसका कोई चिप्स लेते हैं या बर्गर लेने जाते हैं, वहां पे आलू का मान लो उसमें है टिक्की है, और वो एक प्रॉपर क्वालिटी की ना मिल पाए तो हम कंपनी को उसे मैकडी को तुरंत छोड़ देंगे। तो इसी ढंग से उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक क्वालिटी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो आपका प्रोड्यूस नहीं खरीदेंगे, तो उसमें उनका खुद भी जोर होता है क्वालिटी के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि एक मतलब जो कहना चाहिए कि सीजन, क्या भी हम मतलब एक सीजन 2 महीने से लेकर 6 महीने 1 साल भी हो सकता है, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है कोई कॉर्पोरेट आके किसान से, या वो 5 साल के लिए भी कर सकता है। और सपोज कहीं प्लांटेशन की बात आ जाए जिसमें 8 साल या 10 साल का साइकिल चलता है एक फसल का, तो 8-10 साल का भी कर सकता है। तो ये जो है इसमें बेसिकली इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट, कानून से, लॉ से, जिसमें कि किसान का और एक कॉर्पोरेट का रिलेशनशिप, देखिए आज भी चल रहा है, आप सबको मालूम है कि अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेट्स हैं दे आर परचेजिंग फ्रॉम फार्मर्स, और कहीं से तो खरीदना ही है। तो अभी क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको बता दूं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक मैंने स्टडी की थी लास्ट ईयर, उसकी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो हरियाणा में जितनी भी राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, जो पल्सेस की दाल मिल बोलते हैं जिसको, या ऑयल, एडिबल ऑयल की मिल्स होती हैं, ये मिलें या तो मतलब मोस्ट ऑफ द मिल्स आर इन वेरी बैड शेप। तो उसकी एक वजह ये पता लगी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट टू द मिल्स वाज वेरी हाई। अब आपको ताज्जुब होगा कि हरियाणा में जो फ्लोर मिल और राइस मिल हैं, वो लोग अपना राइस और फ्लोर यूपी से मंगाते हैं, राजस्थान से मंगा लेते हैं। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू मी टू लर्न। मैंने उनसे पूछा भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो? बोले साहब पंजाब हरियाणा में तो रेट या मतलब एमएसपी है, तो वो इसमें इतना मिलता है, तो फिर उसके ऊपर हमें इसमें 1-2% का मार्जिन होता है हमारे बिजनेस में, और हमें मंडी टैक्स देना पड़ेगा, आड़ती का कमीशन देना पड़ेगा, तो उससे बेटर ये है कि हम ब्लैक मार्केट में बाहर से खरीद लेते हैं। तो इस टाइप का मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, और आप इस बात को मान के चलें, अब हो सकता है आपको मेरी बात इमीडिएटली ना अपील करे, कि जहां इकोनॉमिक्स का कोल्ड लॉजिक होता है, हमारे फायदे की चीज होती है, हम कोई ना कोई रास्ते उसके ढूंढते हैं। अब मेरा अगर जो 10 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस चल रहा है और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि भाई इनपुट महंगा मिलेगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि हरियाणा के बाहर से या जैसे भी करूँ मैं, टैक्स बचाऊं या कुछ करूं, अपना बिजनेस जरूर बचा लूं मैं, क्योंकि वो उसके ऊपर मेरा सारा लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये इस टाइप की जो चीजें थी, अब सपोज कीजिए जैसे पूरी दुनिया में जो मैंने पढ़ा है, आप लोग तो वहां है ज्यादा समझते हैं, उसमें ये है कि कोई फार्मर अगर जो चाहे तो या एफपीओ बना ले या कोऑपरेटिव बना ले, या फार्मर इंडिपेंडेंटली भी, सपोज कीजिए आप में से किसी आदमी को लगे यार 10 करोड़ रुपया लगा के एक राइस मिल या फ्लोर मिल या पल्स मिल इंडिया में, हम हरियाणा में लगा लेते हैं। पुराने एक्ट में समस्या ये है कि आप किसी भी ढंग से अपनी पसंद का फूड ग्रेन दाल ये जो है वो मार्केट से नहीं खरीद सकते। मार्केट में जो भी बिकने आएगा मंडी में, वही माल आपको उसी में से खरीदना पड़ेगा। ये आपको फिर आड़तिये का 3%, 2.5% आपको कमीशन देना पड़ेगा, फिर 4% जो है गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सब चीजें महंगी पड़ जाती। आप आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपने खुद लीज पे ले ली जमीन, सपोज कीजिए 500 एकड़ या 100 एकड़, और उसके ऊपर आपने ये कहना चाहिए कि आपका राइस मिल है, तो चावल बोल लिया आपने, तो चावल को आप फिर भी नहीं खरीद सकते, आपको रूट करना पड़ता पुराने एक्ट में उसको, उससे मंडी के थ्रू पे। अब आपको एक हरियाणा के बारे में बता दें,
जो पूरी इंडिया से बासमती का एक्सपोर्ट होता है उसका 60% एक्सपोर्ट इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम हरियाणा। तो जब हमने अपनी कमेटी की मीटिंग की और बात की राइस एक्सपोर्टर से, तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात निकल के ये आई कि हरियाणा में जो पेस्टिसाइड का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम लोगों को पूरे वर्ल्ड मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इमेजेस आई मीन बैडली अफेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि बताओ डॉक्टर साहब इसका क्या तरीका हो सकता है कि भाई हमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बासमती है उसमें पेस्टिसाइड का यूज कम से कम हो। तो उसका तरीका तो या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकता है जहाँ पे कि टारगेटेड है कि भाई यही लोग बोएंगे और फिर वो उसका आई मीन जो मालिक है उसका मिल का वो या एक्सपोर्टर जो है वो प्रोक्योर करता है, वो लोग उनका किसानों के साथ में सीधे संपर्क में रहेंगे कि भाई किसान को बताएं कि देखो आप पेस्टिसाइड डालोगे तो आपका फिर माल ये नहीं खरीदा जाएगा। अगर जो एक्सपोर्टर खरीद लेगा तो दूसरे कंट्री में आपका सैंपल फेल हो जाएगा, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप इन चीजों को ना बो। तो इस टाइप के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में ये एक्ट इनेबलिंग प्रोविजन करता है। अब इसमें जो एक मैंने फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो रिस्क है वो ये है, इन केस किसी की फसल में कोई दिक्कत है, क्वालिटी ठीक नहीं है, या हमने जो एक्सपोर्टर ने राइस के लिए बोला था और राइस में पेस्टिसाइड रेसिड्यू कंटेंट ज्यादा आ जाता, फिर आप मान के चलें यस अब यहाँ गवर्नमेंट को ले आए आप या कोई मैकेनिज्म बना लें, वो हमारी आपकी एक समझ है, लेकिन फिर वो उसको जो एक्सपोर्टर है वो नहीं खरीदेगा। अगर जो आलू खराब है तो फिर मैकडी उसको नहीं खरीदेगा। अगर जो इस टाइप की जो चीजें हैं तो क्वालिटी ये किसान के ऊपर देखिए इसमें रहेगा। अब इसमें एक और बात आप समझ लें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगेन ये प्योर इकोनॉमिक्स के लॉजिक की बात है कि जब हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें तो बहुत आसान है, प्राइस इंक्रीज कर दो, एश्योर्ड प्राइस दे दो, एवरीबॉडी वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर। लेकिन उस समय पे आप क्वालिटी को कभी भी ध्यान नहीं रख सकते। शॉर्टेज में क्वालिटी की ध्यान नहीं रखा जाता है। जब शॉर्टेज होती है तो उस समय तो यह है कि सामान किसी ढंग से बिक जाए। अब वो हालात चेंज हो गए, चाहे तो आप चावल की बात कर रहे हैं, चाहे आप वीट की बात कर रहे हैं या बाकी चीजें हैं। तो उस समय पे आप अगर जो क्वालिटी की बात, अब जैसे आप देखें एप्पल है, तो जो मिनिमम एश्योर्ड प्राइस पे उसमें हिमाचल में एप्पल खरीदा जाता है, उसकी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें क्वालिटी का ध्यान नहीं रखना। भी सरकार खरीदेगी आगे 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो हो उसको बेचेंगे। लेकिन जो फार्मर उस मिनिमम प्राइस के चक्कर से बाहर निकल के बढ़िया क्वालिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको फिर उनको मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, बढ़िया एप्पल को ग्रो कैसे करना है, बेटर क्वालिटी का सीड आपको मान लो गेहूं का भी, जैसे ये जो बिस्किट्स बनाने के लिए डिफरेंट टाइप का चाहिए, या जो नूडल्स बनाने के लिए डिफरेंट टाइप का चाहिए, पास्ता बनाने के लिए डिफरेंट टाइप का चाहिए। तो इनके हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टाइप का हमें मार्केट के लिंकेज किसान को रियल टाइम पे मतलब इन टाइम इंफॉर्मेशन मिले। ये इंफॉर्मेशन देने का मैकेनिज्म जो है, या तो अमूल जैसा कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट डेवलप हो जाए, या फिर एफपीओ का जो नया मॉडल ला रहे हैं वो अमूल जैसा ही है, कहने को नाम अलग है, और तीसरा हो गया ये कॉर्पोरेट का मॉडल। अब इन तीनों में से फिर हम थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे कि विच इज मोर सुटेबल, और इसमें कोई नुकसान है या जो कहना चाहिए कि अमूल वाले में कोई बेनिफिट है। तो एक तो हमारा ये हो जाता। दूसरा है जो जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा चली हुई है आजकल, मतलब इसमें है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें यह है कि अल्टरनेटिव चैनल्स प्रोवाइड कर रही है सरकार किसानों के लिए, कि वो एक तो जैसे अभी क्या है, यहाँ तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। यहाँ अब दूसरा वाला क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, किसान ने इंडिपेंडेंटली अपना चाहे गेहूं चावल या फिर जो भी उसका सब्जियां या फ्रूट्स जो भी उनको ग्रो किया है, उसको मार्केट में जब वो बेचने जाते हैं तो बेचने जाने के लिए अभी केवल उनको मंडी में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि भाई आपका मन करे तो आप रिलायंस को सीधे बेचो, आपका मन करे तो आप किसी कंज्यूमर को सीधे बेचो, आपका मन करे तो आप इसे अपनी मान लो अपने आप प्रोसेसिंग करने की सोच लें। तो जो करना चाहे किसान उसको कर सकता है, और वो मंडी में भी बेच सकता है। तो मंडी में बेचने में मैं आपको ये बता दूं कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने मंडी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया है और एमएसपी कायम रहेगा। तो टेक्निकली गवर्नमेंट इज करेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स का लॉजिक ये कहता है कि भाई ये 2-4 साल कायम रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हरियाणा पंजाब को तो एमएसपी के थ्रू जो वीट और राइस है इस ये खत्म ही होना है अगर जो ये चलता है। तो दैट इज फॉर श्योर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप कहेंगे मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए इकोनॉमिकली थिंग्स में भी आई मीन वन थिंग में भी बेटर फॉर द कंट्री, लेकिन अगर जो फार्मर की बात हम करें तो ये बात तय है कि 4-5 साल। क्यों? क्योंकि देखिए जिस फसल का देश में 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ टन का स्टॉक है, उसके प्राइस कभी नहीं बढ़ सकते, आप ये मान के चले।
क्योंकि फूड ग्रेन का सीधा सही नियम होता है कि हमें अगर जो 100 क्विंटल की डिमांड है और 99 क्विंटल हुआ, फिर प्राइस आपके 100 रुपए से 200 हो जाएंगे। केवल 1 क्विंटल कम होने पे प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर जो 1-2 क्विंटल ज्यादा हो गया, 100 क्विंटल की डिमांड फिर 102 क्विंटल हो गया, तो प्राइस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ में एक मतलब कहना चाहिए कि एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, इनकी डिमांड इलास्टिसिटी वेरी हाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा फूड ग्रेन गोडाउन्स में हमारे रखा हुआ है, तो जब उसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं चल पाएगा और इनके प्राइस अंडर प्रेशर ही रहेंगे, तो किसान को एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसका एक ही वो है, वे आउट था या है, वो ये है कि भाई हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर जो इससे निकलना चाहते। इफ देखिए, गवर्नमेंट का सामने चैलेंज ये है, या किसी भी पॉलिसी मेकर के सामने चैलेंज ये है कि अगर जो हम फूड ग्रेन के, हम हरियाणा पंजाब को डिस्करेज करना चाहते हैं कि फूड ग्रेन राइस और व्हीट से निकल के आए बाहर, उस कंडीशन में एमएसपी को तो आप लीगली कोई नहीं मना करेगा, लेकिन खरीद कम कर दो। क्यों खरीद कम कर दो? एमएसपी कैसे लागू होता है मैं आपको 1 सेकंड में बता दूं। वो ये है कि एमएसपी तो बेसिकली सरकार जब खरीदती है तो एमएसपी पे लेती है, बाकी मार्केट के हिसाब से होता है। शॉर्टेज है तो एमएसपी से रेट ऊपर चले जाते हैं, सरकार को खरीदने में दिक्कत होती है। ऐसा भी हुआ है 2-4 बार देश में। अगर जो शॉर्टेज नहीं है तो एमएसपी व्हाटएवर इज द एमएसपी, मार्केट का प्राइस कम ही रहेगा। तो हरियाणा पंजाब में जो हम कहते हैं ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन से और जो भी रहा है किसी वजह से, हिस्टोरिकल रीजन से, गवर्नमेंट अपना मेजर प्रोक्योरमेंट करती है हरियाणा पंजाब से। तो जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर, देखिए एमएसपी का कोई वायदे का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। तो ये है कि गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रोक्योर फ्रॉम हरियाणा पंजाब इट्स रिक्वायरमेंट फॉर पीडीएस, देन वो तो एमएसपी पे रहना ही है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बाय बिलो एमएसपी। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई एमएसपी है और आप इसको मंडी के ऊपर, हमने लीगली भी कानून भी बना दिया है कि एमएसपी है, फिर भी आप मानिए कि इकोनॉमिक्स कानून से नहीं चलती। और कोई भी आड़तिये अपना, वो देखिए आड़तिये अपना बिजनेस बंद कर देंगे अगर जो उन्हें घाटा होना नजर आ जाए तो। ये आप ये तो कह सकते हैं कि किसान को भाई हम भलाई करना चाहते हैं और एमएसपी कानूनी रूप से लागू हो, लेकिन अगर जो उसका रेट आज किसान कोई आड़तिया खरीद ले 100 रुपए में चीज, और मालूम है कि कल उसका 98 या 90 रुपए रेट हो जाएगा, कोई आड़तिया नहीं खरीदेगा, जेल जाने का खतरा होगा, वो खरीदना बंद कर देंगे। और आपको मैं बता दूं, आप कुछ लोगों को तो याद होगा, मैंने तो पढ़ा है 73, 74, 74, 75 इमरजेंसी लगने से 2 साल पहले इंडिया में फूड ग्रेन के प्राइस जो थे ऑलमोस्ट 50% बढ़ गए थे। बहुत जबरदस्त डिसरप्शन आया था इकोनॉमी में। और उसके पीछे वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से ये कहा गया था कि किसानों का भला करने के लिए आप सारी खरीद जो है सरकारी कर दो। तो सर इंदिरा गांधी ने, आपको ताज्जुब होगा, 73 में फूड, वो व्हीट के जो ट्रेड ऑफ व्हीट वाज नेशनलाइज्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड। तो जब नेशनलाइज हो गया तो उन्होंने फिर कहा किसानों से, व्यापारियों से, आड़तियों से कि भाई आप खरीद के हमें सरकार को दे दो और इस पर हम कमीशन देंगे आपको 1 या 2% का। उन्हें मालूम था कि आड़तियों को, वो अपने घर बैठ के जाके भाई आप सीधे खरीद लो। अब सरकार के पास में इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता खरीदे, तो किसानों की खरीद नहीं हुई, सरकार बदनाम हो गई, पूरे देश में जो महंगाई का दौर चल पड़ा। तो इस टाइप की जो ये जो है, इट्स ए वेरी डेलिकेट इश्यू। और प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई, मार्केट में डिसरप्शन, इन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। तो हम सीधे सोचे कि लॉ बना देंगे तो कुछ हो जाएगा, इसका मैं तो नहीं समझता बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो ये आपका, इसमें आप मतलब जैसे चाहे खरीद बेचें, जैसे चाहे बेचें, तो इसमें आपको ये ऑप्शन होता। तीसरा जो है वो, बस मैं 2 मिनट लूंगा सर, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया। तीसरा जो है वो था एसेंशियल सर्विसेज का है। इसमें तो देखिए, जो द वे इट इज पुट, I mean, in the public domain is something really, really interesting and surprising, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तो पहले फार्मर भी अगर जो एक उसको रखता था अपना, मान लो हमने, फार्मर ने प्रोड्यूस किया 100 क्विंटल और लिमिट आ गई कि आपको 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखना, तो फार्मर को बेचना पड़ेगा, मार्केट में रेट कम हो जाएंगे। आज की तारीख में चाहे कोई किसान है या व्यापारी है, और उसको रखना अलाउड है। अब इसमें लगता है कि भाई व्यापारी जो है उसका होर्डिंग करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और बहुत बेनिफिट उठाएंगे। तो इसमें आप प्लीज ध्यान रखें, जो इकोनॉमिक्स है वो तो इतना सा बोलता है यहाँ पे कि अगर जो किसी की शॉर्टेज है तो डेफिनेटली आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रखें या ना रखें, उसका नुकसान, उसके रेट बढ़ेंगे। वो रेट का फायदा किसान को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, वो डिपेंड करता है गोडाउन की फैसिलिटीज कैसी हैं, स्टोरेज की कैसी है, बार्गेनिंग पावर कैसी है, होल्डिंग पावर फार्मर की कैसी है। लेकिन अगर जो उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से,
तो कोई कितना भी होर्डिंग की कोशिश कर ले सर, उसको फायदा नहीं मिल सकता, उस व्यापारी को घाटा होगा ही होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ऐसे व्यापारियों को जानता हूँ जो कि शॉर्टेज के जमाने में जिन्होंने काम करना सीखा था और पिछले 10-15-20 साल में वो बहुत नुकसान खा गए कि जब से शॉर्टेज खत्म हो गई है देश में। आपको जैसे रियल एस्टेट की हम बात करते हैं ना, उसमें भी होर्डिंग करनी शुरू की थी बहुत लोगों ने। आप देखे जाके गुड़गांव में आज जो 1.5 करोड़ की चीज है वो 1 करोड़ में भी लोग बेचने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो यही है कि भाई अगर जो डिमांड से सप्लाई ज्यादा हो गई तो उसके प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे आपकी कॉस्ट ज्यादा थी या कम थी। आपकी कॉस्ट थी 100 रुपए, लेकिन हो सकता है आपको अपना माल 10 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में बेचना पड़ जाए अगर जो फिर कोई खरीदार नहीं है तो ये जो है फार्मर जो है कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस ब्रूट एंड ruthless law of economics, unfortunately, and we have to plan the future accordingly. So future of Haryana and Punjab to that matter is that they will have to shift ultimately. There is no way out of it कि उन्हें wheat and rice जो है इसके क्रॉप साइकिल से they will have to come out of it और उनको हॉर्टिकल्चर उस पर जाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बस लास्ट बात बता के खत्म करता हूँ। आपको ताज्जुब होगा 2010 से लेके 2010 से लेके लास्ट 10 इयर्स में हरियाणा में जो एग्रीकल्चर का जो कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना जीडीपी में इसका कितना वैल्यू है इसकी, एग्रीकल्चर का जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर इन हरियाणा ओवर द लास्ट 10 इयर्स, उसमें ग्रोथ रेट है 3-4%। बाकी इंडस्ट्री में 7-8-9% है, इसमें 3-4% है। लेकिन वो जो 3-4% है वो ऑल जो ग्रोथ है that is contributed by the ये मिल्क एंड हॉर्टिकल्चर। तो हरियाणा में जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था 2 साल पहले, तो 1,10,000 करोड़ का टोटल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था। उस 1,10,000 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसमें से 40,000 करोड़ का था क्रॉप्स का, जिसे हम मानते हैं कॉटन, गेहूं, चावल, ऑयल सीड्स, ऑल दीज थिंग्स, केवल 40,000 करोड़ का। और 40,000 करोड़ रुपए आए थे हमारे मिल्क से। अकेला मिल्क इज गिविंग मोर इनकम टू फार्मर्स इन हरियाणा। एंड थर्ड था 25,000 के लगभग, ये मतलब 40-42 इस टाइप से है, 25,000 करोड़ रुपया आया था हमारा हरियाणा का हॉर्टिकल्चर से। तो दैट वे हरियाणा हैज शिफ्टेड फ्रॉम फूड ग्रेन टू horticulture and all that by and by, and that also brings more money to the farmers and prosperity to the farmers relatively. So that is one case. Otherwise अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो ये अपने आप में बिल्कुल अटल सत्य है कि भाई खेती के मुकाबले बाकी जो है नौकरी है या बिजनेस है या इंडस्ट्री है, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। और पूरी दुनिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है लोग खेती छोड़ते जाते हैं, नॉन खेती में जाते जाते हैं। आज की तारीख में पंजाब में टोटल पॉपुलेशन का 24% लोग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हैं, हरियाणा में ये 27% है। तो ये सोचना कि हम एग्रीकल्चर पे हैं, हरियाणा इसलिए ज्यादा परेशान नहीं है कि हरियाणा में इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी रेट, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में एग्रीकल्चर तो धीरे से बढ़ रही थी, इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग। तो पंजाब में क्या हुआ कि ना तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, ना सर्विस सेक्टर बढ़ रही है, ना पंजाब की सरकार ने, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, ओवर द लास्ट 25 ईयर पंजाब की सरकार ने अपनी इंडस्ट्री को, अपने सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, किसी भी सरकार ने। उनका फोकस रहता है केवल एग्रीकल्चर पे, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर कभी डेवलप नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए देखिए, मुद्दा ये नहीं कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना, मुद्दा ये है कि दोज हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर शुड बी प्रॉस्परस, दे शुड आल्सो हैव मोर अर्निंग्स। So it is not necessary that their earnings should increase only and only in agriculture. Their earnings can also increase if they come out of agriculture. There should be a smooth transition from agriculture to non-agriculture. Haryana में it is happening, इंग्लैंड में इट हैज हैपेंड, अमेरिका में इट हैज हैपेंड, पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहां पे सब हो चुका। इंग्लैंड की आप बात करेंगे तो 1840-45 में यहाँ पे 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और ये 25-30 साल में 1870 आते आते ये रेशियो लेस देन 20% हो गया। क्यों? इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी रेट एंड उसकी साथ एजुकेशन वाज देयर। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे ख्याल से। आई हैव टेकन थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र, ग्रेट। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। देखिए